चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी को सबसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि संख्या रेखा याद रखा जाए। संख्या रेखा ये होता है मूल बिंदु, मतलब यहाँ 0 होता है और उसकी इस ओर दाईं ओर धनात्मक मान होता है, बाईं ओर ऋणात्मक मान होता है, ऊपर धनात्मक मान होता है, नीचे ऋणात्मक मान होता है, ठीक है। इसी प्रकार से लेते हैं, ये -1 -2, ये -3 -4, ऐसे ही लेते हैं। तो दर्पण और लेंस में भी इसी प्रकार से होगा, ठीक है ना। देखते हैं उसी को। तो प्रकाश किरण सदैव, यहाँ ध्यान दीजिए पहले इसको तो इधर क्या लेंगे, सभी दूरियों को धनात्मक लेंगे और इस ओर सभी दूरियों को ऋणात्मक लेंगे। ऊपर जो भी है उसको धनात्मक लेंगे, वैल्यूज जो आएगी, वस्तु ऊपर की ओर आएगी तो उसको धनात्मक लेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब नीचे की ओर आएगा तो उसको ऋणात्मक लेंगे। तो ये संख्या रेखा जैसा ही है, इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक, ऊपर की ओर भी धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक, ठीक है ना। कुछ और याद रखने योग्य बातें हैं। प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से आपतित होगी। ये मान लो दर्पण है तो सदैव इसी ओर से आपतित होगी, बाईं ओर से, ठीक है ना। प्रत्येक दूरी दर्पण के ध्रुव से नापी जाएगी। ये दर्पण का ध्रुव हो गया P, ठीक है ना। यहाँ मैंने वस्तु रखा AB, तो वस्तु कितना दूरी है दर्पण से, तो पोल से नापेंगे, तो उसको U से दर्शाते हैं हम, ठीक है ना। प्रतिबिंब की दूरी, मान लो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, A' और B', तो प्रतिबिंब की दूरी को V से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं, ठीक है ना। ये याद रखना। इसकी भी दूरी क्या होगी, पोल से यदि देखेंगे तो इस ओर दूरी जो है ऋणात्मक होगी, ठीक है ना। और वस्तु की दूरी वो भी ऋणात्मक होगी, प्रतिबिंब की दूरी वो भी ऋणात्मक होगी। इस ओर होता दूरी तो धनात्मक होता, ठीक है ना। तो यदि कैलकुलेशन करने के लिए आएगा हमारे पास न्यूमेरिकल, तो ये ध्यान रखना है आपको, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। उस तरीके से याद रखो या कैसे भी याद रखो, ये जानने योग्य, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इजी बना देगा इन सारी चीज़ों को, कैलकुलेशन को, हमारा न्यूमेरिकल को। तो दर्पण से वस्तु की दूरी U, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को V तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को F से व्यक्त करते हैं। उपर्युक्त चिन्ह परिपाटी के अनुसार U सदैव ऋणात्मक होता है। U तो ऋणात्मक होगा ही। वस्तु, ये देखिए दर्पण इस प्रकार से होगा ना, या इस प्रकार से, तो वस्तु को दर्पण के पीछे तो नहीं रखेंगे, हमेशा सामने रखेंगे ना। और इस ओर दूरी को हम सदैव क्या लेते हैं, ऋणात्मक। तो U का चिन्ह सदैव ऋणात्मक होगा, ठीक है। गोलीय दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के सामने ही होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए V ऋणात्मक होगा। V मतलब दूरी ना, प्रतिबिंब की दूरी, तो ये ऋणात्मक लेंगे वास्तविक के लिए, और आभासी के लिए V धनात्मक लेंगे। वो दर्पण के इस ओर बनता है ना, तो उस दूरी को धनात्मक लेंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी कर दिया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल धंसा हुआ, इस ओर धनात्मक दूरी होता है, इस ओर ऋणात्मक, तो फोकस दूरी इसका किस ओर रहेगा जी, गोला इधर पूरा होगा ना, तो फोकस दूरी इस ओर रहेगा, तो ये ऋणात्मक होगा। और उत्तल दर्पण मतलब उभरा हुआ, इसका गोला इस ओर पूरा होगा, फोकस दूरी इस ओर होगी, ठीक है ना। और इधर वाले वैल्यूज को हम क्या लेते हैं, धनात्मक, इसलिए फोकस दूरी जो है धनात्मक होगी। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और बाकी सब तो आप समझ ही जाएंगे। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, अवतल की ऋणात्मक, भाई त्रिज्या भी तो इधर ही होगी ना। और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप लोग लिख ही लेंगे, ठीक है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है। ये हम लोग 10th में पढ़ा है हम लोगों ने। F = R/2,
ठीक है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन। ठीक है, ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए है। हम यहाँ अवतल दर्पण किसी एक के लिए भी याद है तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है तो अवतल दर्पण के लिए तो क्या अवतल दर्पण ले लिए हमने MPN। ठीक है एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो उसी दिशा में पुनः वापस लौट आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से दो किरण हम लोगों ने लिया है, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई। इसी को हम जो डायग्राम में है उसी को थ्योरी के रूप में लिख देंगे। ठीक है, देखो आपतन बिंदु और परावर्तन बिंदु, आपतन बिंदु पर ही क्या बनाते हैं? अभिलंब। तो ये एक अभिलंब की तरह कार्य करेगा। ठीक है, CB किसकी भांति कार्य करेगा? अभिलंब की भांति कार्य करेगा। तो परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो आपतन कोण क्या होगा? AB और C, ऐसा ही होता है ना। ये अभिलंब हो गया, अभिलंब। ठीक है, ये हो गया आपतन कोण। तो कहाँ से देखते हैं? अभिलंब से कितना कोण बना रहा है? मान लो थीटा कोण बना रहा है। तो परावर्तन कोण अभिलंब से कितना कोण बनाएगा? थीटा, दोनों बराबर होते हैं। तो यह अभिलंब हो गया CB। तो आपतन कोण ABC थीटा है, तो परावर्तन कोण CBF भी क्या होगा? थीटा ही होगा। थीटा ले लिए, यहाँ परावर्तन कोण लिख लेना। मान के चल रहे हैं AB व PC समांतर है। और हम जानते हैं, ये देखो, ये दो समांतर रेखाएं हैं, उससे एक तिर्यक रेखा खींची जाए तो इधर यदि थीटा बन रहा है तो इस ओर भी क्या बनता है? थीटा बनता है। एकांतर कोण की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से? एकांतर कोण की परिभाषा से। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इधर थीटा है तो इस ओर भी थीटा। दो समांतर रेखाएं हैं, उससे एक तिर्यक रेखा जाए तो ये देखो AB और PC एक दूसरे के समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा की भांति व्यवहार कर रहा है। तो इधर यहाँ थीटा बन रहा है तो इधर भी क्या बनेगा? थीटा कोण ही बनेगा। ठीक है हर चीज का एक मतलब है। अब त्रिभुज BCF में, कौन सा त्रिभुज? BCF में। ठीक है, 9th में एक प्रमेय पढ़ा है हम लोगों ने। यदि किसी त्रिभुज की सम्मुख कोण बराबर है तो सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है जी? बराबर होती है। ठीक है, यदि सम्मुख भुजाएं बराबर है तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये दोनों प्रकार से है नियम। ठीक है ना, तो सम्मुख कोण बराबर है। कौन कौन से सम्मुख कोण? BCF कोण को बीच में लिखते हैं ना, और CBF ये दोनों बराबर हैं। मतलब सम्मुख भुजाएं CF और BF ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो CF बराबर BF आ गया। ठीक है, हम कभी भी व्यंजक सॉल्व करते हैं दर्पण में, लेंस में, तो ये मान के चलते हैं कि द्वारक जो है, ये तो आप लोगों को दर्शाने के लिए बहुत बड़ा बनाया गया है। वास्तव में द्वारक क्या हो? बहुत छोटा होता है। अर्थात यहाँ से जो BF है, BP, तो जो लंबाई है BF वो बराबर होगी किसके? PF के। ठीक है ना, ये जो लेंथ है ये लगभग इसके क्या होगी जी? बराबर। ये एकदम यहीं पे है, द्वारक बहुत छोटा है तो ये यहाँ से जा रही है, मान लो B। ठीक है, तो BF बराबर होगा किसके? PF के। द्वारक बहुत छोटा है। ठीक है, ये मान के चल रहे, तो BF बराबर PF ले लिए। यहाँ से देखिए BF बराबर है FC के। ठीक है यहाँ BF बराबर है PF के, तो हम कह सकते हैं FC बराबर है PF के। क्या लिख सकते हैं? FC बराबर है PF के। दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर PF जोड़ दिए। ठीक है, FC प्लस PF बन गया PC। कैसे? तो डायग्राम से देखते हैं। FC प्लस FP बन गया क्या? वक्रता केंद्र से पोल तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या बन गया क्या ये? तो हाँ भाई,
वक्रता त्रिज्या बन गया ये, ठीक है। और PF, 2PF हो गया क्या, PF फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी F से दर्शाते हैं क्या, ठीक है। पर यहाँ हम चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे, इस ओर ले रहे हैं मतलब ऋणात्मक लेंगे दूरियों को, तो ऋणात्मक ले लिए, ऋण से ऋण कट गया, तो R बराबर 2F या F बराबर R/2। यही क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए भी सेम आएगा, हम केवल एक याद रखते हैं तो आसानी से दोनों बन जाएगी, ठीक है। दर्पण समीकरण मिरर इक्वेशन, दर्पण के लिए ये फॉर्मूला होता है F, U और V। F क्या है और U क्या है और V क्या है देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी U, ठीक है, बस प्रतिबिंब की दूरी V तथा फोकस दूरी F में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को क्या कहते हैं, दर्पण समीकरण कहते हैं। अब थ्योरी लिखना हमको पता है, जो डायग्राम में है वो थ्योरी में है, परंतु इसमें डायग्राम बनाना बहुत ही कठिन मानते हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं करते हैं आप लोग। अरे हाँ ये ऐसा होगा तो बन जाएगा, परंतु आप लोग प्रैक्टिस करिए तभी बनेगा, ठीक है। एरोस का मेन जो है ध्यान दीजिए कि एरो किस ओर लगाना है। तो ए भी एक वस्तु है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है एक प्रकाश किरण, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही है। एक प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित हो रही है, मान लो यहाँ 30 अंश का कोण बन रहा है तो यहाँ भी 30 अंश का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए, ठीक है। जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है वो उसी दिशा में पुनः वापस लौट जाएगी, ठीक है। देखो एरोज मैंने लगाया है, जिस दिशा से आई उसी दिशा में लौट गई ठीक है। पोल से वस्तु की दूरी को U और प्रतिबिंब यहाँ देखो, कटान बिंदु जहाँ पर मिला प्रकाश किरणों का वहीं प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है A', B', ठीक है, इसका प्रतिबिंब है AB का, और प्रतिबिंब की दूरी को V से दर्शा लिए। परावर्तन के नियम से क्या होगा आपतन कोण APB बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण BPA'। तो यहाँ से परावर्तन के नियमों से APB आपतन कोण बराबर हो गया परावर्तन कोण BPA' या A'/PB। ये देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो गया, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। Q से मुख्य अक्ष QR पर लंब डालो, QR लंब डालो, ये पॉइंट Q लिए हैं, यहाँ से एक लंब डाले और इस पॉइंट पर मिला उसको R नाम दे दिए, ठीक है। अब समरूप त्रिभुज आप लोगों ने पढ़ा है, प्रमेय पढ़ा है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, उसी का हम उपयोग करेंगे। A', ये त्रिभुज जो है समरूप है QRF के, इस त्रिभुज के समरूप है, तो संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी A', बटे QR ये दोनों, और आधार वाला B', बराबर होगा किसके, FR के A', बटे QR बराबर होगा FB' अपॉन RF के। लिख लिए, ये देखो ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा, ठीक है ना, यहाँ बना के दिखा देती हूँ। B', A' और ये हो गया F ये हो गया F, R और Q दोनों समरूप हैं। ये लंब वाला भाग लेंगे तो ये इसके A', अनुपात ये वाला इसका संगत QR, और BF ले रहे हैं तो आधार वाला भाग तो ये वाला FR ठीक है। किंतु QR बराबर AB, QR यहाँ डायग्राम से देखिए QR बराबर है किसके जी, AB के तो मैं QR की जगह क्या लिख दूंगी, AB। तो A', अपॉन AB इज इक्वल टू FB' अपॉन RF, समीकरण 1 नाम दे दिए। पुनः हम देख रहे हैं दो त्रिभुज समरूप है कौन कौन से, A', P तथा ABP A', B', P
ये वाला त्रिभुज, और ए बी सी की पी, सॉरी पी ना, ये वाला त्रिभुज। ध्यान दीजिए, ए बी और पी समरूप है किसके? इस प्रकार से है हमारे पास ए डेस बी डेस पी, ठीक है, ए डेस बी डेस पी के समरूप है, तो संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। ये ऊपर लंब वाला इसके ए डेश बी डेश बटे ए बी, ठीक है, आधार मतलब ये भी आधार, बीपी डैश बीपी डैश बटे बीपी समानुपातिक हो गई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए समीकरण 2 नाम दिए, ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं क्या? तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एफ बी डैश अपॉन आर एफ बराबर हो गया पी बी डैश अपॉन पी बी के, ठीक है। अब मैंने एफ बी डैश को लिखा पी बी डैश माइनस पी एफ। क्या किया मैंने? एफ बी डैश का वैल्यू निकालना है, तो बी डैश यहाँ है एफ, यहाँ है पी, ठीक है ना। तो एफ बी डैश पी बी डैश, पहले देखो पी से बी तक की दूरी किसके बराबर होगी? बी डैश एफ प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आएगा क्या, और एफ पी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी, यहाँ तक और यहाँ तक की दूरी के योग के बराबर। अब हमको निकालना है एफ बी डैश का वैल्यू, एफ बी डैश का, ठीक है। तो मैं इसको पक्षांतर कर दूं क्या, तो पी बी डैश माइनस एफ पी होगा, तो उसी को लिखा है मैंने, पी बी डैश माइनस पी एफ डिवाइडेड बाई क्या है, आर एफ है क्या, इसको आर एफ लिख लेना, ठीक है। बराबर पी बी डैश अपॉन पी बी एज इट इज रहा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब सबकी क्या करते हैं, हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। पी से पी बी डैश, देखो हमने सारी वैल्यूज को जो है पी से दूरी के रूप में, ध्रुव से दूरी के रूप में लिखा है, तभी हम सभी की वैल्यूज रख पाएंगे, इसलिए चेंज किए। आगे देखते हैं पी बी डैश, बी डैश पे क्या है, वस्तु है, तो वस्तु की दूरी v हो जाएगी। पी बी क्या हो जाएगा, सॉरी प्रतिबिंब है ना बी डैश पे, तो ये प्रतिबिंब की दूरी v, और पी बी क्या है, वस्तु की दूरी, पी एफ क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा, पी एफ क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी को क्या है, चिन्ह सहित लिखना है। सभी इस ओर है क्या, तो सभी ऋणात्मक होंगे, इस ओर होते तो धनात्मक होते, ठीक है। तो यहाँ मैंने वैल्यूज लिख दी, ठीक है, चिन्ह सहित वैल्यू पुट कर दिए, माइनस वी माइनस एफ डिवाइडेड बाई माइनस एफ माइनस वी अपॉन माइनस वी, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कितना आया, माइनस वी माइनस माइनस प्लस एफ डिवाइडेड बाई माइनस एफ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तिर्यक गुणा कीजिए इसका गुणा इससे, ठीक है, तो यू वी माइनस, ठीक है, माइनस वी एफ को इधर रख दिए, तो यहाँ से आ गया माइनस यू वी प्लस यू एफ, ठीक है। तो यू वी बराबर कितना आएगा, इधर पक्षांतर कीजिए, यू वी बराबर इधर ये आ जाएगा वी एफ प्लस यू एफ, ठीक है, पक्षांतर करना तो आता है ना, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, तो यहाँ क्या है, यू वी कट जाएगा 1/f, यहाँ वी एफ कट जाएगा 1/u, यू एफ कट जाएगा 1/v, तो ये आ गया दर्पण समीकरण। बहुत ही आसान है, एक दो बार लिख कर देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। ये दर्पण सूत्र हम उत्तल दर्पण के लिए भी निकाल सकते हैं, परंतु एक यदि याद है तो आसानी से हो जाएगा, बन जाएगा दूसरा भी, ठीक है ना। अब देखते हैं रैखिक आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब यदि वस्तु हमारे पास 2 मीटर लंबा है, ठीक है, तो प्रतिबिंब कितना जो है लंबा बन रहा है या छोटे बन रहा है, ये हमको देखना है। आवर्धन मतलब कितना बड़ा बन रहा है, ये हमको तुलना करना है। तो किससे तुलना करेंगे, प्रतिबिंब, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की लंबाई कितनी बनी है,
यही है आवर्धन क्षमता या रैखिक आवर्धन। ठीक है, तो दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। तुलना करना है हमको, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी बड़ी बनी वस्तु की लंबाई से, तो दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, रैखिक आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई को I से दर्शा दिए और वस्तु की लंबाई को O से। परंतु हम क्या जानते हैं, A डैश B डैश बटे AB बराबर होता है PB डैश अपॉन P डैश के। ठीक है ना, ये अभी दर्पण सूत्र निकाले तब देखे हम लोग, A डैश B डैश बटे ए बी बराबर होता है पी बी डैश बटे पी बी की। ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है क्या, और ए बी क्या है, वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को हम चेंज किस में कर सकते हैं, लंबाई नापने तो नहीं बैठे रहेंगे, ठीक है ना, कोई वस्तु को रख के, तो हम उसको चेंज करते हैं दूरियों में। पी बी डैश मतलब प्रतिबिंब की दूरी में चेंज हो गया, और ए डैश बी डैश ए बी किस में चेंज हो गया, वस्तु से दूरी, पी से वस्तु की दूरी में। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा जो समीकरण है वो किस में चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिए, आई अपॉन ओ है। ठीक है ना, तो हम लंबाई नापने में दिक्कत होगी तो उसको दूरियों में चेंज कर दिए, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, ये कर सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब चिन्ह परिपाटी लेते हैं। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी हम जानते हैं इस ओर ले रहे हैं मतलब ये दूरी भी ऋणात्मक होगा, ये दूरी भी ऋणात्मक होगा, और ये ध्यान दीजिए वस्तु की लंबाई ऊपर की ओर है तो ऊपर धनात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक होता है, इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में होगी और वस्तु की लंबाई पॉजिटिव होगी। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई को माइनस में ले लिए, वस्तु की लंबाई को पॉजिटिव, वस्तु ऊपर रखा है ना तो ये पॉजिटिव, नीचे रखा है वो नेगेटिव। ठीक, ये दोनों दूरियां तो ऋणात्मक ही होंगी, तो यहाँ से माइनस माइनस कट गया, प्लस में आ गया, परंतु एक माइनस बचा है, तो आई अपॉन ओ इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं रैखिक आवर्धन क्षमता। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है और वस्तु की दूरी को डिवाइड कर दिए तो आ गया। ये जो इक्वेशन है वो उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य अलग से निकालने की जरूरत नहीं है इसको। और तो प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार का अनुपात प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी तथा वस्तु से दर्पण की दूरी के अनुपात के तुल्य होता है। ठीक, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, लंबन देखते हैं आप, पैरेलैक्स, ये जो जानने योग्य बातें रहती है उसको आप लोग पढ़ा कीजिए। ठीक है, तो आप लोग सभी ने अनुभव किया है, मान लो ये वस्तु रखी है, ठीक है, बाएं आँख को यदि दबा दे और दाएं आँख से देखे तो यहाँ दिखाई देगा, और दाएं आँख को दबाए और बाएं आँख से देखे तो थोड़ा सा विस्थापन दिखाई देता है, और यही विस्थापन क्या कहलाता है, लंबन कहलाता है। ठीक है, दो वस्तुओं को एक ही सीध में रखकर आँख को दाईं या बाईं ओर हटाने पर उनके सापेक्ष जो विस्थापन होता है उसे लंबन कहते हैं। यहाँ दर्शाया गया है, दो वस्तुएं हैं पी क्यू और आर एस, तो आँख, एक आँख को दबा रहे तो इधर दिख रहा है, दूसरे आँख को दबा रहे हैं तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से विस्थापन दिखाई दे रहा है, यही विस्थापन क्या कहलाता है, लंबन। दूसरे चित्र में देखो, दोनों आँख को यदि एक आँख से देख रहे हैं बाएं आँख से तो भी उतना ही है, दाएं आँख से देख रहे हैं तो भी कोई विस्थापन नहीं है, मतलब लंबन दूर हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है लंबन, वस्तुओं को देखने पर उसका विस्थापन जो दिखाई देता है। दर्पणों की पहचान करना आना चाहिए, ये जो है वाइवा में पूछा जाता है, तो स्पर्श करके पहचान सकते हैं। समतल दर्पण वह समतल दर्पण होगा, समतल है जो समतल दर्पण हुआ है, दबा हुआ है तो अवतल दर्पण होगा, उभरा हुआ छूने से लगेगा तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, प्रतिबिंब को देखकर भी पता लगा सकते हैं। यदि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और वस्तु के आकार का बने तो समतल दर्पण, और यदि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा वस्तु से बड़ा या उल्टा होने के साथ साथ वस्तु से छोटा या बड़ा बने तो अवतल दर्पण होगा। ठीक है,
और यदि प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा वस्तु से छोटा बने तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के, तो अवतल का उपयोग हम दाढ़ी या हजामत बनाने में करते हैं। डॉक्टरों द्वारा नाक, कान, गला इत्यादि जांच करने में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर वाहनों के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किया जाता है। सड़क चौराहे पर लगी बत्तियों में परावर्तक के रूप में आप लोगों ने देखा होगा, वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से परावर्तन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत ही इजी है। ठीक है।